वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, जिसको लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो थे तो वो एक इंग्लिश राइटर और पोइट थे। वो 1822 को यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और जिस पीरियड में उन्होंने लिखा तो वो विक्टोरियन पीरियड था। अपने इस ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम में आर्नल्ड जो है तो वो क्रिटिसिज्म की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा वो हमें फंक्शन ऑफ क्रिटिक बताते हैं और क्रिटिसिज्म का सोसाइटी के लिए क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, उस पर वो बात करते हैं। इन द बिगिनिंग आर्नल्ड टॉक्स अबाउट क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पावर। तो ऐसे के स्टार्ट में ही आर्नल्ड जो है तो वो क्रिएटिव पावर वर्सेस क्रिटिकल पावर के बारे में बात करते हैं। अब क्रिएटिव पावर जो है तो वो तख्लीकी पावर होती है, जिसकी मदद से हम लोग जो है तो वो नावल लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं। और क्रिटिकल पावर वो होती है जिसकी मदद से लोग जो है तो दूसरों के वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी कि क्रिटिकल पावर में हमारे पास रीजनिंग इन्वॉल्व होता है। इनिशियली ही कोट्स वर्ड्सवर्थ और स्टार्ट में ही वो वर्ड्सवर्थ को कोट करता है। अब वर्ड्सवर्थ का मानना था कि ये जो क्रिएटिव पावर है या क्रिटिकल पावर है, ये जो है तो ये क्रिटिकल पावर से कई गुना अच्छा है। Wordsworth believed that it would be better if a person spends time in creative writing than criticizing। कि वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि एक आदमी के लिए ये अच्छा है कि वो क्रिएटिव राइटिंग में अपना टाइम स्पेंड करे बजाय दूसरों को क्रिटिसाइज करने के। ये वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन था। According to him, a poor work would not do as much harm as a false or malicious criticism would do। और वर्ड्सवर्थ ये भी मानता था कि एक पुअर वर्क यानी कि अगर कोई नावल लिखता है और वो इतनी अच्छी ना हो तो वो इतनी ज़्यादा सोसाइटी को हार्म नहीं देगी, इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देगी जितना कि एक मेलिशियस क्रिटिसिज्म देगी। मेलिशियस क्रिटिसिज्म का यहाँ पे मतलब है कि कुछ लोग जो है तो दुश्मनी निकालने के लिए या वैसे ही दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये सोसाइटी को ज़्यादा हार्म देता है बजाय एक पुअर वर्क के। द फॉल्स क्रिटिसिज्म इज एन इंजरी टू द माइंड ऑफ द रीडर। और जो फॉल्स क्रिटिसिज्म है, जो कि झूठ पे मबनी जो क्रिटिसिज्म है, तो वो जो रीडर है वे उनके माइंड को जो है तो वो नुकसान देता है। आर्नल्ड सेज क्रिटिकल फैकल्टी इज लोअर देन इन्वेंटिव। और ये बात आर्नल्ड भी मानता है कि क्रिटिकल फैकल्टी जो है या क्रिटिकल पावर जो है तो वो क्रिएटिव फैकल्टी से लोअर है, उससे नीचे दर्जे की है। आर्नल्ड क्रिटिसाइजेस जॉनसन। और फिर आर्नल्ड जो है तो वो कुछ राइटर्स को क्रिटिसाइज करता है, जैसे कि वो जॉनसन को क्रिटिसाइज करता है। सैमुअल जॉनसन जो थे तो वो एक राइटर भी थे और क्रिटिक भी थे। आर्नल्ड का ये मानना था कि सैमुअल जॉनसन जो थे तो वो एक अच्छे राइटर थे लेकिन वो एक अच्छे क्रिटिक नहीं थे, इसलिए वो कहता है कि सैमुअल जॉनसन को आयरीन्स लिखनी चाहिए बजाय इसके कि उसने लाइव्स ऑफ द पोएट लिखी। तो सैमुअल जॉनसन जो थे तो वो आयरीन्स लिखते थे जो कि उनका एक क्रिएटिव वर्क था। तो सैमुअल जॉनसन जो थे तो वो अपने आयरीन्स की वजह से काफ़ी मशहूर थे, लेकिन उन्होंने लाइव्स ऑफ द पोएट एक क्रिटिकल वर्क लिखा जिस पे कुछ लोगों ने सैमुअल जॉनसन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो इसलिए आर्नल्ड भी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें क्रिएटिव पावर पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए थी बजाय। आर्नल्ड जो है तो वो सैमुअल जॉनसन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सैमुअल जॉनसन को क्रिटिसिज्म के बजाय और ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग करनी चाहिए थी। वर्ड्सवर्थ वाज बेटर इन राइटिंग एकेलेस्टियल सोनेट्स देन व्हेन ही मेड हिज सेलिब्रेटेड प्रीफेस बट ही वाज अ ग्रेट क्रिटिक। फिर वो वर्ड्सवर्थ के बारे में बोलता है कि वर्ड्सवर्थ जो था तो वो एक अच्छा राइटर था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने भी क्रिटिसिज्म लिखा जिस तरह कि उन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स लिखा। लेकिन आर्नल्ड का ये मानना है कि वर्ड्सवर्थ जो थे तो वो एक बैलेंस थे, यानी कि वो एक अच्छे राइटर भी थे और एक अच्छे क्रिटिक भी थे। फिर आर्नल्ड जो है तो वो गूथा के बारे में बात करते हैं। और गूथा जो थे तो वो एक जर्मन राइटर भी थे और क्रिटिक भी थे। गूथा वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक बिकॉज ही डिड नॉट एग्जेजरेट थिंग्स। तो वो गूथा की तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो है तो काफ़ी सिंपल वे में लिखा। क्रिएटिव पावर इज़ द ट्रू फंक्शन ऑफ मैन। और आर्नल्ड कहते हैं कि जो क्रिएटिव पावर है तो ये एक ट्रू फंक्शन ऑफ मैन है। द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव पावर आर द बेस्ट आइडियाज़। और क्रिएटिव पावर के लिए ज़रूरी है कि बेस्ट आइडियाज़ हमारे पास मौजूद हों। अगर हमारे पास बेस्ट आइडियाज़ नहीं होंगे तो फिर हम क्रिएटिव वर्क नहीं लिख सकेंगे। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। और फिर यहाँ पे जो है तो वो कुछ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं। क्रिटिसिज्म अलाउज क्रिएटिविटी टू फ्लरिश इन सोसाइटी। और आर्नल्ड का ये मानना है कि क्रिटिसिज्म आल्दो कि क्रिएटिव पावर जो है तो वो क्रिटिकल पावर से बुलंद है, लेकिन
क्रिटिसिज्म का एक ख़ास रोल है, और क्रिटिसिज्म का रोल ये है कि ये सोसाइटीज़ में आइडियाज़ को फैलाता है। अगर हमारे पास आइडियाज़ नहीं होंगे तो हम फिर क्रिएटिव पावर को यूज़ नहीं कर सकते, और ये आइडियाज़ हमारे पास आते हैं क्रिटिकल पावर की वजह से। अ क्रिएटिव लिटरेरी जीनियस डज नॉट डिस्कवर न्यू आइडियाज़, रादर इट इज़ द वर्क ऑफ अ फिलोसोफर। फिर वो कहते हैं कि एक क्रिएटिव जीनियस जो होता है वो आइडियाज़ को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि आइडियाज़ प्रोड्यूस करना जो है तो वो एक फिलोसोफर का काम है, वो एक क्रिटिक का काम है। जबकि जो क्रिएटिव जीनियस होता है तो वो सिर्फ उन आइडियाज़ को कंबाइन करता है। हिज जॉब इज सिंथेसिस एंड एक्सपोजिशन, नॉट एनालिसिस एंड डिस्कवरी। कि एक क्रिएटिव राइटर जो है तो वो सिर्फ सिंथेसिस करता है और कंपोजिशन करता है। सिंथेसिस का मतलब ये है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ को मिलाता है, और वो एक लिटरेरी पीस को जो है तो वो कंपोज करता है। वो एनालिसिस, वो दूसरे के वर्क को एनालाइज नहीं करता या वो डिस्कवरी नहीं करता। ही प्रेजेंट आइडियाज इन अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वे, बल्कि उसका काम ये है कि वो आइडियाज को खूबसूरत और दिलकश अंदाज में वो पेश करता है। फॉर द क्रिएशन ऑफ अ गुड वर्क रिक्वायर्स, फिर आर्नल्ड कहते हैं कि एक अच्छे लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट है पावर ऑफ मूवमेंट, और सेकंड है पावर ऑफ मैन। ठीक है। अब पावर ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या है? पावर ऑफ मूवमेंट का मतलब है आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट, कि आप जिस पीरियड में रह रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उस जगह का माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे आर्टिस्टिक आइडियाज़ हैं, क्या वो इन्वायरमेंट इस काबिल है कि आप उसमें लिख सकें। और सेकंड है पावर ऑफ मैन। तो पावर ऑफ मैन बेसिकली इंटरनल चीज़ें हैं, ठीक है। और उसमें अर्नल्ड कहते हैं कि उसमें कुछ एलिमेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ये एलिमेंट्स भी मैन के कंट्रोल में नहीं होते। He claims that a poet ought to know life and the world before dealing with poem in poetry. फिर वो कहते हैं कि अगर एक पोइट पोइट्री के बारे में लिखता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लाइफ और इस दुनिया को सबसे पहले अच्छे से जान ले, और फिर वो जो है तो वो अपने वर्क को जो है तो वो इन्वेंट करे या उसको कंपोज करे। दैट्स द रीज़न गूथा वॉज बेटर देन बायरन। फिर वो गूथा और बायरन का कंपैरिजन करते हैं। अब बायरन भी एक अच्छे राइटर थे, लेकिन वो कहते हैं कि गूथा वॉज नरिश्ड बाय क्रिटिकल एफर्ट, पावर ऑफ मूवमेंट। लेकिन वो कहते हैं कि गूथा जो थे वो बायरन से इसलिए अच्छे थे क्योंकि गूथा जिस वक्त में वो रह रहे थे या उसके उसको जो इन्वायरमेंट अवेलेबल था वो बायरन से अच्छा था। इसलिए वो कहते हैं गूथा वॉज नरिश्ड बाय क्रिटिकल एफर्ट, पावर ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो उसकी सोसाइटी में जो क्रिटिकल एफर्ट थी वो अच्छी थी, इसलिए उसको बेस्ट आइडियाज़ अवेलेबल थे, तो इसलिए गूथा जो थे वो बायरन से उन्होंने अच्छा लिखा। कॉलेज शेली वर डीप रीडर्स बट शेक्सपियर वाज नो डीप रीडर। फिर वो कॉलेज और शेली की एग्जांपल देते हैं कि ये दोनों जो थे तो ये डीप रीडर्स थे, यानी ये लोग स्टडी बहुत ज़्यादा करते थे। और जबकि शेक्सपियर जो था तो वो इतना स्टडी नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद जो था शेक्सपियर का नेम क्यों फेमस हुआ? क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंट अवेलेबल था वो अच्छा था। बट इन शेक्सपियर टाइम सोसाइटी वॉज फ्लरिशिंग विद फ्रेश आइडियाज़, क्योंकि शेक्सपियर ने एलिज़ाबेथन एज में लिखा, और उस टाइम जो था वो सोसाइटी जो थी तो वो फ्लरिश कर रही थी, उसमें जो क्रिएटिव आइडियाज़ थे वो फैले हुए थे, और एक इन्वायरमेंट ऐसा था कि उसमें जो था तो वो राइटर जो था वो फ्लरिश कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। इन्वायरमेंट एंड कल्चर डू इन्फ्लुएंस राइटिंग। द जर्मन इन्वायरमेंट हेल्प गूथा। अब गूथा जो थे तो वो जर्मन थे, और जो जर्मन इन्वायरमेंट था तो उसने गूथा को हेल्प किया ताकि वो लिटरेरी पीसेस को कंपोज करें। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, और इस तरह हमारे पास जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं राइटिंग को। वो एग्जांपल देते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वो फिर एग्जांपल देते हैं अपने ऐसे में रेनेसांस की, वो एग्जांपल देते हैं कि किस तरह इसमें जो थे डिफरेंट आइडियाज़ जो थे वो फ्लरिश हुए सोसाइटी में। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूँ तो जो वर्ड्सवर्थ थे तो वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफ़ी मुतासिर हुए थे, और हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ जो थे तो वो फाउंडर थे रोमांटिक पोइट्री के। इसलिए द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिवली ऑफ प्रैक्टिस इन पॉलिटिक्स। और फिर वो क्रिटिसिज्म के बारे में बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म का क्या काम है। इसका काम यह है कि क्रिटिसिज्म उस चीज़ को तलाश करे जो कि बेस्ट हो और इस दुनिया में पढ़ाया जाता हो, इरिस्पेक्टिवली ऑफ पॉलिटिक्स। तो
आर्नल्ड कहते हैं कि क्रिटिसिज्म का काम यह है कि वो उन चीज़ों को तलाश करे जो कि बेस्ट हो, जो कि सबसे अच्छी हो, जिसमें लोग इंटरेस्टेड हों। और ये काम एक क्रिटिक को इस तरह करना चाहिए कि उसको अपना बायस इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रैक्टिस पॉलिटिक्स, यानी कि उसको इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्रिटिसिज्म का काम यह है कि वो उन चीज़ों को, बेस्ट चीज़ों को डिस्कवर करें और उसको फिर प्रोपेगेट करें, उसको फिर फैलाएं। तो इस पॉइंट को हम फिर आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिसइंटरेस्टेडनेस, इस ऐसे में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज एट द प्रेजेंट टाइम में आर्नल्ड जो है तो वो डिसइंटरेस्टेडनेस के बारे में बात करते हैं। अब इसको द थ्योरी ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस भी कहते हैं, और कई बार सवाल जो है तो वो इस डिसइंटरेस्टेडनेस के बारे में आता है कि आर्नल्ड का इससे क्या मतलब है। तो देखिए, डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है अनबायसनेस, द फ्री प्ले ऑफ माइंड, यानी कि अगर हम इसकी मीनिंग पे गौर करें तो इस देखिए, डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है कि जब हम किसी लिटरेरी वर्क को अप्रोच करें तो हम अनबायास हों, द फ्री प्ले ऑफ माइंड, हम कोई प्रेजुडिस अपने साथ ना लेकर जाएं, अनप्रेजुडिस अप्रोच टुवर्ड्स अ लिटरेरी वर्क विदाउट अटैचिंग एनी प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कि हम ये ना देखें कि अगर हम इस वर्क को क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, बल्कि हम एक अनप्रेजुडिस और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ एक वर्क की तरफ जाएं और फिर उसको क्रिटिसाइज करें। तो इसको फिर डिसइंटरेस्टेडनेस कहते हैं, ठीक है। और आर्नल्ड जो है तो इस पे बहुत फोकस करता है कि हमें हमेशा जो है तो हम ये कोशिश करें कि हम विदाउट एनी बायस जो है तो हम किसी वर्क को जो है तो वो क्रिटिसाइज करें। फिर यहाँ पे वो सेकंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। इट्स जॉब इज टू कीप मैन फ्रॉम सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू हेल्प हिम अचीव परफेक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्रिटिसिज्म का ये था कि वो बेस्ट आइडियाज को वो डिस्कवर करे और फिर उसको प्रोपोगेट करे, उसको फैलाए। दूसरा फंक्शन क्रिटिसिज्म का ये है कि इसका काम ये है कि लोगों को सेल्फ सेटिस्फैक्शन से निकालें। तो अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए, इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो फिर वो इम्प्रूव भी नहीं करेगा ना। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्क लिखा और आप ये समझते हैं कि मेरा वर्क सबसे बेस्ट है। अब अगर कोई आपको ये ना कहे कि आपके वर्क में ये गलती है या आप इस जगह में लैग कर रहे हैं, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आर्नल्ड कहते हैं कि क्रिटिसिज्म का काम यह है कि ये मैन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन से दूर रखता है और एक ऑथर को ये जो है तो इम्प्रूव करने में मदद देता है। ही डिफाइंस क्रिटिसिज्म एज, और फिर यहाँ पे वो रियल डिफिनीशन जो है तो वो क्रिटिसिज्म की देता है, जो उनकी अपनी डिफिनीशन है। अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट को कॉन्साइज वे में प्रेजेंट किया है कि ये एक डिसइंटरेस्टेड इंडेवर होता है। इंडेवर का मतलब है स्ट्रगल होता है, टू लर्न, ताकि पढ़ा जा सके, एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। तो इस पॉइंट में बेसिकली आर्नल्ड जो है तो वो क्रिटिसिज्म और एक क्रिटिक के फंक्शन को वो इलोबोरेट करते हैं कि एक क्रिटिक का काम ये होता है कि वो पढ़े, अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न, और वो इस तरह के पढ़े कि वो डिसइंटरेस्टेडली पढ़े, यानी कि ऐसा ना हो कि वो प्रेजुडिस के साथ पढ़े, बल्कि वो ऑब्जेक्टिवली और विदाउट एनी प्रेजुडिस जो है तो वो वर्क्स को स्टडी करें और फिर उसको प्रोपेगेट करें। प्रोपेगेट का मतलब है फैलाना, द बेस्ट जो उनमें सबसे अच्छा हो, दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्रूफ ऑफ बीइंग अलाइव। फिर वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी की सेंस है तो ये इंसान को एक हैप्पीनेस देती है, और इसका मतलब ये होता है कि आदमी जो है तो वो अलाइव है। मतलब अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप एक डेड इंसान हैं। क्रिटिसिज्म मस्ट बी सिंसियर, आर्डेंट, फ्लेक्सिबल, एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज। और एंड में आर्नल्ड कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है तो ये सिंसियर होनी चाहिए, ये आर्डेंट और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज, और इसका मकसद ये होना चाहिए कि ये नॉलेज को जो है तो वो फैलाए, इसको स्प्रेड करें। तो ये थी
द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम बाय आर्नल्ड की फुल क्रिटिकल समरी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऐसे जो है तो आप खुद भी रीड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो। मैंने तो ये कोशिश की कि मैं इस ऐसे के सारे पॉइंट्स को जो है तो कवर कर सकूं, लेकिन फिर भी टू मैन इज़ टू एरर, तो गलतियां होती हैं। तो आप इस ऐसे को स्टडी करें और अगर फिर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।